everyone, welcome to TGT PGT अड्डा 24/7 वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल TGT PGT एग्जाम्स। मैं पारुल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। यहां पर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत हुई, इसमें कौन कौन से ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ हैं और कौन से ग्रंथ से हम हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत मानते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनको प्रामाणिकता नहीं मिली है। जिसमें मैं अगर कुछ नाम लेना चाहूं तो जिसमें हम पहला नाम लेंगे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और इसके साथ नाभादास के भक्तमाल। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि इतिहास लेखन की शुरुआत से पहले के माने जाते हैं, लेकिन इनको इतिहास लेखन में इनको इतिहास लेखन में स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अपने सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ की और सबसे पहले हिंदी साहित्य का ग्रंथ जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, जो कि गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था। बात करते हैं गारसा दत्तासी के विषय में, जिनका ग्रंथ है या जिनकी रचना हम कहेंगे इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी। यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहे होंगे इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदुस्तानी के रचनाकार गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी के विषय में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इनका सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, साथ में हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ हम इसको मानते हैं। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा इसी ग्रंथ से शुरू मानी जाती है। यहाँ पर ये ग्रंथ सबसे पहले जिस भाषा में लिखा गया वो है हमारी फ्रेंच भाषा, और ये ग्रंथ लिखने वाले जो कि हमारे गारसा दत्तासी हैं, गारसा दत्तासी भी हमारे फ्रेंच विद्वान ही थे। कैसे? फ्रेंच विद्वान। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर कहूँ, ये पुस्तक जब विभाजित हुई तो ये दो भागों में विभाजित हुई थी। ये दो भागों में विभाजित हुई, जिसका पहला भाग 1839 ईस्वी में और साथ ही दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इसका प्रकाशन वर्ष है, इसको आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत या फिर ये कहें हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत यहां से हो चुकी थी। आगे हम चलते हैं और इनके विषय में आगे हम जानते हैं, जहां पर इन्होंने अपने इस ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन किया है। 738 कवियों का वर्णन, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इन कवियों का वर्णन किया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इन कवियों का वर्णन करने का उद्देश्य क्या था ये तो हम नहीं जानते। चूंकि ये फ्रेंच भाषा का ग्रंथ है तो इसलिए हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार इस आधार पर इस ग्रंथ में कवियों को रखा गया। 738 कवि, जिसमें से अगर हम बात करें तो हिंदी के कवियों की संख्या बहुत कम, 72 हिंदी के कवि इसमें इस्तेमाल किए गए या इस ग्रंथ में 72 कवियों के विषय में लिखा गया। बाकी के जितने भी कवि इस ग्रंथ में लिखे गए वो सभी कवि उर्दू भाषा के कवि माने जाते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया यह ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ या हिंदी साहित्य इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद भी हुआ। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आता है कि गारसा दत्तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद करने वाले कवि का नाम या हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वान का नाम क्या है, तो आप वहां पर बताएंगे
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय नाम है जिन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। आगे आते हैं हमारे अगली बातें, और अगले कवि यहाँ पर उससे पहले और भी चीजों को जानेंगे। और यहाँ पर अगले कवि आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जहां मैंने जॉर्ज ए ग्रियर्सन लिखा हुआ है, जहां ए का नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम है। यहाँ पर इनका जो ग्रंथ है, इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। यहाँ पर ये इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1889 ईस्वी में, यानी कि 1889 में इसका प्रकाशन हुआ। कहाँ से प्रकाशन हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। असल मायनों में, सही मायनों में अगर हम कहें तो ये हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये कहें कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी 952 कॉपियों को लेकर अंग्रेजी भाषा में ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया गया है और यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ बन गया। यहाँ पर कवियों का लेखन, कवियों का उल्लेख किस आधार पर किया गया है, तो कवियों का उल्लेख यहाँ पर कालक्रम के आधार पर किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो कवि पहले आया या जो कवि पहले हुआ था उस कवि को पहले लिखेंगे, बाद में जो बाद के कवि रहे उन कवियों का उल्लेख बाद में है। कालक्रम पद्धति में यही होता है। वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें, अगर अशोक और अकबर में से अकबर पहले आएगा तो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर हम अकबर को पहले लिखेंगे और अशोक को बाद में लिखेंगे, अशोक द सम्राट अशोक को। इसके बाद अगर हम कालक्रम के अनुसार बात करेंगे तो सबसे पहले अशोक आते हैं, तो सबसे पहले हम अशोक को लिखेंगे और उसके बाद हम किसको लिखेंगे? अकबर को लिखेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर कालानुक्रम पद्धति का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं कहूँ, नामकरण का आधार कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों के आधार पर इसमें किया गया है। साथ में इसके अलावा यहाँ पर बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, तो इन्होंने इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश इन भाषाओं का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। इस ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में 17 पुस्तकों का उल्लेख जो है वो इसमें मिलता है। नामकरण और काल विभाजन का सर्वप्रथम इतिहास या सर्वप्रथम प्रयास यहाँ पर माना जाता है इसी ग्रंथ से, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला प्रयास हम मानते हैं, सच्चे अर्थों में जो हमारा पहला प्रयास है वो हमारा यही ग्रंथ है। इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों ग्रंथों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदिस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। इसके साथ सच्चे अर्थों में अगर जोड़ दे, सही मायने में जोड़ दे, असल में जोड़ दे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सच्चे अर्थों में, असल मायनों में जो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको याद में रखना है। अब बात करते हैं, ये भी अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था, तो इसका अनुवाद किसने किया है? तो इसका अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गुप्त। इसका अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो इसका अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गुप्त। इस ग्रंथ में बस केवल एक ही कमी है कि इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, बाकी की इस ग्रंथ में कोई भी कमी नहीं मिलती है। बस इस ग्रंथ को किस में लिख दिया गया है? अंग्रेजी भाषा में इसको लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का यहाँ पर नामकरण और काल विभाजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर नामकरण और काल विभाजन के लिए हम कहें तो इन्होंने 11 खंडों में विभाजित किया था हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य के इतिहास को। 11 चरण भी बोलते हैं, 11 काल भी बोलते हैं। 11 काल खंडों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया था। लेकिन परंपरा का सूत्रपात या परंपरा की शुरुआत कहां से हो चुकी थी? गारसा द तासी से शुरू हो चुकी थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास को 11 काल खंडों में विभाजित किया है। और वो 11 काल खंड कौन कौन से हैं? तो उन 11 काल खंडों के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। 11 काल खंडों में सबसे पहला नाम आता है चारण काल का, जिसको हम चारण काल, आदि काल भी कहते हैं। इसके बाद नाम आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसके बाद आता है जायसी की प्रेम कविता। उसके बाद कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, 8वां तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 9वां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां यहाँ पर आता है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। क्लियर है? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 11 कालखंड हैं जिसमें यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पूरे हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में विभाजित किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया था? आप बताएंगे 11 कालखंडों में इसको विभाजित किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आगे बात आती है मिश्र बंधु की। यहाँ पर मिश्र बंधुओं के विषय में हम पढ़ेंगे। मिश्र बंधु जो थे वो बेसिकली 3 भाई थे। तीनों भाइयों को मिलाकर मिश्र बंधु कहा जाता है, जिसमें नाम है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? गणेश बिहारी मिश्र बंधु कहते हैं। तीनों के नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों को हम किस नाम से पुकारते हैं? तीनों को हम मिश्र बंधु के नाम से पुकारते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 खंडों में विभाजित किया था। इन्होंने अपने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में या 5 खंडों में इन्होंने विभाजित किया था। मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी ने बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने इसमें 5000 कवियों का वर्णन किया है। कितने कवियों का? 5000 कवियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। पूरे 5000 नहीं है, थोड़े से कम भी हैं। ठीक है, 4591 समथिंग कवियों का इसमें वर्णन किया है, लेकिन हम इसको 5000 मान के चलते हैं। लगभग 5000 कवियों का इसमें वर्णन किया है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास विभाजन के लिए संवत काल को चुना है। कौन से वर्ष को चुना है? संवत काल को चुना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर किसी ने संवत काल को भी चुना है तो किसी ने ईस्वी को भी चुना है। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मिश्र बंधुओं ने किस काल को चुना है तो आपसे पूछा जा सकता है, आप बता देंगे कि संवत को चुना है। किसको चुना है? संवत को चुना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका जो काल विभाजन है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहला इनका आता है आरंभिक काल। पहला क्या आता है? आरंभिक काल। दूसरा आता है माध्यमिक काल और तीसरा नाम आता है अलंकृत काल। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है अलंकृत काल। यहाँ पर आरंभिक काल की बात करें तो आरंभिक काल 2 भागों में विभाजित है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। ऐसे ही माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ऐसे ही अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ऐसे ही यहाँ पर परिवर्तन काल है और फिर उसके बाद यहाँ पर वर्तमान काल है। ये पूरा जो काल विभाजन है, पूरे के पूरे काल विभाजन को संवत में किया गया है। पूरा का पूरा काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने संवत में किया है। और इनकी रचना कौन सी है? इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इनके ग्रंथ
ग्रंथ का नाम क्या है? इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। कवि वृत्त संग्रह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, इसको आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद की रचना यहाँ पर 4 भागों में विभक्त है। यहाँ पर सबसे पहले 3 भाग इनके प्रकाशित होते हैं। मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग इनके 1913 में प्रकाशित होते हैं। बाकी का जो चौथा भाग है वो 1934 में इनका प्रकाशित होता है। कौन सा? 1934 में चौथा भाग इनका प्रकाशित होता है। इसमें 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। यहाँ लगभग 5000 कवियों का क्या किया गया है? लगभग 5000 कवियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। लगभग 5000 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी इन्होंने क्या किया है? प्रकाश डाला है। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर कवियों के परिचयात्मक विवरण में मिश्र बंधुओं से ही लिया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में कवियों का वर्णन किया है, तो कुछ चीजें इन्होंने मिश्र बंधुओं से भी ली हैं अपने ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन से क्वेश्चन आते हैं, जहां से ये सभी पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।